कार के शीशे पर सफ़ेद साड़ी वाली महिला का हाथ अभी भी टिका हुआ था। उसके नाखून साफ थे, कलाई पर सादा सोने की चूड़ी, आंखों पर ना कोई क्रोध था न करुणा, केवल एक ठंडी जिज्ञासा, जैसे कोई पुराना हिसाब खोलने आई हो। अनन्या ने दरवाज़ा खोला। हवा में उड़ती धूल और ट्रक की आवाज़ें सुन अंदर घुस आई। राहुल पीछे की सीट पर सिकुड़ गया। वकील, जो काली कार से उतरा था, एक पुरानी फाइल पकड़े खड़ा रहा। मीरा जी, महिला ने दोहराया, मेरा नाम प्रिया है, राजेश शर्मा की बेटी। आप मुझे पहचानती हैं या नहीं? यह मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि 40 साल पहले मेरी माँ ने मुझे जन्म देते हुए क्या छिपाया और क्यों छिपाया, और वह आधी जली तस्वीर आपके पर्स में कैसे पहुंची। मैंने पर्स को और कस लिया। चमड़ा मेरे पसीने से गीला हो चुका था। अन्यथा अनन्या ने मेरी और देखा मगर कुछ नहीं बोली। उसने राहुल से फाइल छीन रखी थी और अब प्रिया की ओर देख रही थी, जैसे कोई नई दुश्मन सामने आ गई हो। चलो, प्रिया ने कहा, यहाँ सड़क किनारे बातें नहीं होंगी। पास की एक दुकान पुरानी धर्मशाला है, वहीं हम लोग चलते हैं। राहुल ने विरोध किया कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, यह सब नाटक है। अनन्या ने स्टीयरिंग घुमाया। हम जा रहे हैं। उसकी आवाज़ में एक कठोरता थी जो मैंने आज पहली बार सुनी थी। कार फिर चल पड़ी। काली कार पीछे पीछे आ रही थी। धर्मशाले का बरामदा सोना था। पुराने खंभों पर सफ़ेदी उखड़ी हुई थी। अंदर एक लकड़ी की मेज़ और 4 कुर्सियाँ थी। हम सब बैठ गए। विप्रा ने अपनी साड़ी संभाली और सीधे मेरी आंखों में देखा। वकील साहब, दस्तावेज दिखाइए। वकील ने फाइल खोली। राजेश की हस्ताक्षर वाली वसीयत, तारीख उनकी मृत्यु से ठीक 6 महीने पहले। उसमें साफ लिखा था कि लखनऊ वाला मकान उनकी जैविक पुत्री प्रिया राजेश शर्मा के नाम होगा। गोद ली हुई बेटी अनन्या को कोई अधिकार नहीं। राहुल ने हंसकर कहा, देखा, अब माँ के पास कुछ बचा ही नहीं। अनन्या ने अपना छोटा यंत्र मेज पर रख दिया। यह सुन लो पहले। उसने बटन दबाया। राहुल की आवाज़ साफ सुनाई दी, कविता से बात करते हुए, माँ को वृद्धाश्रम भेज दो। नकली सहमति लगा दी है, रजिस्ट्री हो जाएगी। 11 लाख में मकान कविता के नाम, फिर हम बेच देंगे। फिर दलाल की आवाज़, हस्ताक्षर बनवा दिए हैं, कोई शक नहीं करेगा। राहुल का चेहरा पीला पड़ गया। कविता का नाम सुनकर प्रिया की भौहें तन गई। तो आप लोग माँ का घर हड़पने की कोशिश कर रहे थे? प्रिया ने धीरे से कहा, और मैं यहाँ सिर्फ जवाब लेने आई हूँ। मैंने फर्श खोला। उंगलियाँ काँप रही थी। आधी जली तस्वीर निकाली। एक नवजात बच्ची, आंखें बंद, माथे पर छोटी सी बिंदी, पीछे राजेश की लिखावट, प्रिया 1986। प्रिया ने तस्वीर हाथ में ली। उसकी सांस थम गई। बहुत देर तक देखती रही। फिर उसने अपनी पर्स से एक और तस्वीर निकाली, उसी बच्ची की, थोड़ी बड़ी उम्र की, लगभग 1 साल की। दोनों तस्वीरें एक जैसी थी। यह तस्वीर मुझे अनाथालय से मिली थी। प्रिया ने कहा, मेरी माँ ने मुझे जन्म के 3 दिन बाद छोड़ दिया था। अनाथालय के कागजात में लिखा था, माँ का नाम अज्ञात, पिता का नाम राजेश शर्मा। मैंने वर्षों तक खोज की। फिर वकील साहब मिले। उन्होंने वसीयत दिखाई। अब कमरा शांत हो गया। बाहर पक्षियों की आवाज़ें आ रही थी। मैंने आंखें बंद कर लीं। 40 साल पहले की रात वापस आ गई। राजेश बुखार में थे। पहली पत्नी का नाम उन्होंने कभी नहीं लिया था। उन्होंने कहा था बच्ची मर गई। मैंने विश्वास कर लिया। पर एक दिन अलमारी साफ करते हुए वह आधी जली तस्वीर मिली थी। राजेश ने छीन ली थी, फिर चुपचाप मेरे पर्स में रख दी थी। बोले थे, मीरा कभी मत खोलना, यह सिर्फ याद है। मैंने कभी नहीं खोला 40 साल तक। अब प्रिया मेरी ओर देख रही थी। आप जानती थी? मैंने सिर हिलाया। जानती थी कोई तस्वीर है। जानती थी कि राजेश ने कुछ छिपाया है, पर यह न जानती थी कि बच्ची जिंदा है। अनन्या अचानक उठी। माँ, आपने मुझे कभी नहीं बताया। क्या बताती? मेरी आवाज़ फटी हुई थी। कि तुम्हारे पिता की एक और बेटी हो सकती है। कि मैंने तुम्हें इसलिए गोद लिया क्योंकि मुझे लगता था कि घर खाली है। राहुल बीच में बोला, अब सब साफ है। मकान प्रिया का है। माँ को वृद्धाश्रम भेजो। हम अपना हिस्सा। प्रिया ने उसकी ओर देखा। तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है।
और माँ कहीं नहीं जा रही है। वकील ने खासकर कहा, वसीयत कानूनी है पर एक शर्त है। राजेश शर्मा ने लिखा था कि मकान तभी मिलेगा जब प्रिया अपनी माँ से मिलकर पूछेगी कि उसे क्यों छोड़ा, और अगर माँ जीवित हो तो माँ की देखभाल का पूरा खर्च प्रिया उठाएगी। प्रिया ने सिर हिलाया। मैंने पूछ लिया, जवाब अभी नहीं मिला, पर मैं तैयार हूँ। अनन्या ने यंत्र फिर दबाया। एक और आवाज़ आई कविता की, अगर प्रिया सामने आ गई तो हम कह देंगे कि माँ पागल है, डॉक्टर से सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। राहुल का चेहरा और काला पड़ गया। अनन्या ने यंत्र बंद किया। अब तुम बोलो या मैं पुलिस बुलाऊं? राहुल उठा। तुम मेरी पत्नी हो, तुम मेरे खिलाफ? अनन्या ने उसकी ओर देखा। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, पर पहले मैं उनकी बेटी हूँ जिसने मुझे अनाथालय से निकाला, फीस भरी, दहेज ठुकराया। तुमने मेरे सामने झूठ बोला। तुम्हारी माँ ने मेरे घर पर नज़र गाड़ी। अब तुम दोनों यहाँ से जाओ। राहुल ने फाइल उठाई, फिर रख दी। वह और कविता दोनों चुपचाप बाहर चले गए। काली कार अभी खड़ी थी। अब कमरे में 4 लोग बचे थे, मैं, अनन्या, प्रिया और वकील। प्रिया ने तस्वीर मेज पर रख दी। मीरा जी, मुझे घर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ यह जानना है कि मेरी माँ कौन थी। राजेश ने कभी नाम नहीं बताया, अनाथालय में भी नहीं लिखा। मैंने आंखें खोली। बाहर सूरज ढल रहा था, बरामदे में लंबी परछाइयाँ पड़ रही थी। मैंने खिड़की से उठकर खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। पुरानी दीवार पर काई लगी थी। एक छोटी सी दरार में चींटी चढ़ रही थी। उसी पल सब कुछ रुक गया। कार की आवाज़, राहुल का गुस्सा, अनन्या की सख्ती, सब दूर हो गया। सिर्फ वो चींटी और मेरी सांसें। मैंने सोचा, राजेश ने क्यों झूठ बोला? उन्होंने कहा था कि बच्ची मर गई, पर तस्वीर रख दी। क्या वे डरते थे कि मैं छोड़ दूंगी, या पहली पत्नी ने धमकी दी थी? मैंने धीरे से कहा, बिना मुड़े, तुम्हारी माँ का नाम सुमन था, राजेश की पहली पत्नी। वह बीमार थी। जन्म के बाद डॉक्टर ने कहा कि दोनों नहीं बचेंगे। सुमन ने राजेश से कहा, बच्ची को बचाओ, मैं नहीं बचूंगी। राजेश ने अनाथालय भेज दिया, फिर सुमन मर गई। राजेश ने मुझसे शादी की। उन्होंने कहा बच्ची मर गई ताकि मैं स्वीकार कर लूं, पर तस्वीर रख ली, शायद एक दिन बताने के लिए। प्रिया चुप हो गई। अनन्या मेरे पास आई। उसने मेरा हाथ पकड़ा। हाथ ठंडे थे। माँ, अनन्या ने धीमे से कहा, आपने मुझे क्यों गोद लिया? क्योंकि घर खाली था और मैं खाली थी। मैंने उसकी ओर देखा। तुम 7 साल की थी, अनाथालय में रो रही थी। मैंने सोचा अगर राजेश की बेटी खो गई तो मैं एक और बेटी बचा लूँ। प्रिया ने भी उठकर हमारे पास आ गई। खड़ी हुई तीनों महिलाएं, एक 80 पार, एक 50, एक 30। 3 अलग कहानियाँ, एक ही छत के नीचे नहीं, एक ही सड़क किनारे धर्मशाला में। वकील ने खांस कर कहा, कानूनी रूप से मकान प्रिया का है, पर शर्त पूरी हो गई है। अब प्रिया चाहे तो माँ की देखभाल का खर्चा उठा सकती है। वसीयत में एक और पंक्ति है। उसने कागज़ पलट कर दिखाया। छोटी सी लिखावट है राजेश की, अगर मेरी गोद ली बेटी अनन्या अपनी माँ के साथ खड़ी रहे और सच सामने आए तो मकान दोनों बेटियों के नाम बराबर बढ़ जाएगा, क्योंकि घर ईंट पत्थर का नहीं है, उन हाथों का है जो बुढ़ापे में थामते हैं। अनन्या ने कागज़ देखा। उसकी आंखें भर आई। प्रिया ने भी देखा। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। मैंने कहा, मैं वृद्धाश्रम नहीं जाऊंगी और मकान किसी एक का नहीं होगा। प्रिया ने सिर हिलाया। मैं घर नहीं लूँगी अकेली, और आप कहीं नहीं जाएंगी। अनन्या ने दोनों का हाथ पकड़ा। हम तीनों रहेंगे। राहुल और कविता अब इस घर में कदम नहीं रखेंगे। वकील मुस्कुराया, कागजात तैयार कर दूंगा। हम बाहर निकले। सूरज डूब चुका था। गली में रोशनी जलने लगी थी। कारें खड़ी थी। अनन्या ने मेरी मदद की। प्रिया ने दूसरा हाथ थामा। कार में बैठते समय अनन्या ने पीछे मुड़कर देखा। राहुल की कार गायब हो चुकी थी। कविता का फ़ोन बंद। हम घर की ओर चल पड़े। वही मोहल्ला, वही मंदिर, वही स्कूल, पर अब सब अलग अलग लग रहा था। घर पहुँचे तो दरवाज़ा खुला था। अंदर उजाला, बच्चों की आवाज़ें आ रही थी। अनन्या के बेटे बेटी दौड़ रहे थे। उन्होंने मुझे गले लगा लिया। प्रिया को देखा, थोड़ा
हिचकिचाए, फिर मुस्कुराए। रात का खाना का अनन्या रसोई में थी, प्रिया मेज लगा रही थी, मैं कुर्सी पर बैठी रामचरितमानस खोल कर बैठी थी। पन्ने पुराने थे, कितने किनारे मुड़े हुए थे। तभी घंटी की आवाज़ आई। अनन्या आवाज़ खोलने पर बाहर एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी, सफ़ेद बाल, टेढ़ी कमर, हाथ में एक पुरानी डायरी, उसके पीछे 2 पुलिस वाले। मीरा शर्मा, महिला ने पूछा। आवाज़ कांप रही थी। मैं उठी। हाँ, मेरा नाम सुमन है। राजेश की पहली पत्नी मैं मर नहीं गई थी। मैंने मरने का नाटक किया था क्योंकि मैंने अपनी बेटी को बेच दिया था पैसे के लिए, और आज मुझे पता चला कि वह जिंदा है और आपने उसे बचाया है। प्रिया पीछे से आई। डायरी में पुरानी तस्वीर थी, सुमन की युवा तस्वीर राजेश के साथ, और एक रसीद, अनाथालय को दिए गए पैसे। सुमन ने प्रिया की ओर देखा। आंखों में आंसू थे, पर कोई माफ़ी नहीं मांगी, सिर्फ खड़ी रह गई। पुलिस वालों ने कहा, यह महिला 40 साल पहले लापता घोषित हुई थी और आज खुद सामने आई है। और एक और बात, राजेश शर्मा की मौत के बाद उनकी बैंक लॉकर से एक पत्र मिला था जिसमें लिखा था कि अगर सुमन कभी लौटे तो मकान का एक हिस्सा उसे भी मिलेगा, पर सिर्फ तभी जब वह सच बोले। सुमन ने डायरी खोली। आखिरी पन्ना, राजेश की लिखावट। सुमन, अगर तुम जिंदा हो और लौट आई हो तो जान लो कि मैंने तुम्हें माफ़ नहीं किया है, पर हमारी बेटी को माफ़ कर दिया है और मीरा को सब कुछ सौंप दिया है क्योंकि उसने झूठ को सच बना दिया। कमरा फिर शांत हो गया। मैंने सुमन की ओर देखा, फिर प्रिया की ओर देखा, अनन्या की ओर देखा। 3 माँ, एक घर और एक 40 साल की पुरानी सच्चाई जो अब किसी के पास छिपाने को नहीं बची रही थी कि आखिर उस रात और गहरी हो गई। भारी हवा चल रही थी, मंदिर की घंटियां दूर से सुनाई दे रही थी। मैंने रामचरितमानस बंद किया। पन्ने पर मेरी उंगली रुकी और अब घर किसी एक का नहीं था और अब मैं अकेली नहीं थी। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।